कैसा है हमारा छत्तीसगढ़? अगर मैं किसी दूसरे देश में भी होता तो मैं कोशिश करता छत्तीसगढ़ आने की। क्या माइंडसेट के साथ छत्तीसगढ़ आना चाहिए? हर जिले में एक नया कुछ इंटरेस्टिंग आपको सुनने को मिलेगा। हर जिला में खजाना भरा हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल मकरध्वजा है। छत्तीसगढ़ पूरा अगर देखें तो गांव के लोग जितने हेल्पिंग नेचर के होते हैं वो आपको शहर के लोग कभी नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक। आज के हमारे पॉडकास्ट में हैं जसपुर के सौरभ भैया, जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ के स्पेशलिस्ट हैं। और मेरे ख्याल से जसपुर को जितने अच्छे से सौरभ भैया जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा। नमस्कार भैया। नमस्कार दीपक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए जसपुर। मैं लगभग 5 साल पहले आया था जोहार जसपुर के इवेंट में। उस टाइम पूरा जसपुर को घुमा था, तो यहाँ पे मैं लगभग 25 प्लेसेस उस टाइम कवर किए थे। और सौरभ भैया और इनके पूरी टीम है जिन्होंने पूरा घुमाया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना जसपुर के बारे में और अधिक जाना जाए। सौरभ भैया, आप अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मैं जसपुर में ही पैदा हुआ, जसपुर में ही पला बड़ा और आफ्टर स्टडीज़ फिर मैं जसपुर में ही काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था 2-2.5 साल पढ़ाने के बाद। फिर मैंने देखा कि उस टाइम पे ज़्यादा घूमना हुआ एक्चुअली। जब जगह को एक्सप्लोर किया, जसपुर को बचपन से ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं था। उस टाइम पे जब मिला मौका जसपुर में रहने का और घूमने का, तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखे मैंने कि जो पहले कभी नहीं देखा था और एकदम यूनिक एक्सपीरियंस लगा। तो हम लोगों ने उसी समय वाइल्ड लाइफ पे काम करना भी शुरू किया था। जस्ट मैंने जो मैं लेक्चरर था वो मैंने वहाँ रिज़ाइन किया और फिर हमने एक NGO बनाया जो वाइल्ड लाइफ पे काम करे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं था यहाँ पे ज़्यादा उतना। तो शुरुआत हमने डॉक्यूमेंटेशन से की, बर्ड्स के डॉक्यूमेंटेशन किए, बटरफ्लाइज के डॉक्यूमेंटेशन किए, जितना भी हो सकता है कंजर्वेशन पे काम किया, फॉरेस्ट फायर पे अवेयरनेस किए, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। तो तब एक बात समझ में आई कि कंजर्वेशन तभी पॉसिबल है जब लोकल लोग यहाँ के जंगल से या वाइल्ड लाइफ से इन्वॉल्व हो पाए, उससे जुड़ पाए। तो एक ये रास्ता समझ में आया कि हम एक इको टूरिज्म की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिससे हम यहाँ के लोकल लोगों को उनके जंगल से और वाइल्ड लाइफ से वहाँ के जोड़ पाएँ, ताकि वो उनको कंजर्व करने में वो ज़्यादा एफर्ट लगा पाएँ। क्योंकि अगर गांव के लोग अगर एफर्ट लगाने लगे तो फिर कंजर्वेशन बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने टूरिज्म में शुरू किया काम करना। तो बेसिक जर्नी यही रही है अब तक। वाइल्ड लाइफ में पहले से ही इंटरेस्ट था आपका? वाइल्ड लाइफ में कॉलेज डेज में मेरा एक फ्रेंड था, वो फोटोग्राफी करता था वाइल्ड लाइफ की। अच्छा। तो उस टाइम पे हम लोगों ने 1-2 जगह गए हम लोग साथ में। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। उसके बाद जब मैं यहाँ आया और बर्ड काउंट इंडिया का एक सर्वे हो रहा था बर्ड्स का, तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के जाने माने वाइल्ड लाइफर है रवि भैया, वो उस टाइम पे यहाँ पे थे। तो फिर हमारी मुलाकात हुई। DFO सर उस टाइम पे यहाँ पे थे, पंकज सर, उन्होंने हमसे रवि भैया को हमसे मिलवाया। तो हम लोगों ने लोकल एरिया उनको एक्सप्लोर कराया और जो भी फाइंडिंग्स थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें हम लोगों ने जितना हो सके हेल्प किया। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। हमको पता नहीं था कि जसपुर में इतनी सारी बर्ड स्पीसीज थे, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया एक्सप्लोर करना, तो फिर वाइल्ड लाइफ के प्रति धीरे धीरे मेरा रुझान और बढ़ते गया। तो फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ एज ए ऑप्शन हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट के साथ, सबके साथ मिलके यहाँ पे काम करना शुरू किया। पहले तो पूछते हैं जसपुर के बारे में। जसपुर का नाम जसपुर कैसे पड़ा? जसपुर 2-3 कहानियाँ, 2-3 तरीके के लोग बताते हैं। एक तो एक राइटर थे झारखंड के, जगदीश जी शायद उनका नाम है। उन्होंने जसपुर को पहले जगदीशपुर लिखा है अपनी किताबों में कई जगह पे। तो एक वो है कि जगदीशपुर से जसपुर वो समय के साथ वो चेंज होके आ गया। दूसरा ये मानना है कि जश मतलब यश होता है। अच्छा। यशपुर, वहाँ से कई जगह पे जश को यश बोला जाता है, तो वहाँ से वो जशपुर का नाम आता है।
तो ये दो थ्योरीज हैं जो अलग अलग लोगों से सुनने को मिलती हैं यहाँ के नाम को लेकर। जैसे आप यशपुर बोल रहे हैं, मतलब हाँ, जस गाता जस, है। हाँ, जस का। जैसे यहाँ पे हमारा एक जगह है रणजीत स्टेडियम। हाँ तो वो रणजीत स्टेडियम में मैं सुना हूँ कि वहाँ पर पहले जब युद्ध होता था तो वहाँ जीत कर आते थे, तो वहाँ पर उसको सेलिब्रेट करते थे। वही एक जगह है, उसी के नाम से वो जगह का नाम रणजीत पड़ा। तो क्या पहले यहाँ पे राजा या रियासत काल में शासन यहाँ पे हुआ करता था? अगर हिस्टोरिकली देखें तो जशपुर में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे कि कौन से राजवंश थे। जो लास्ट नोन है वो ये है कि यहाँ जो तत्कालीन अभी जो राजा फैमिली है, वो उनके जो वंशज हैं, वो यहाँ एक डोम राजा हुआ करते थे। डोम राजा को उन्होंने पराजित किया था और उस टाइम से लेकर अभी उनका ही एक तरह से उनका ही राजशाही परिवार वो चला आ रहा है जो अभी तक है। तो जो जिन्होंने पराजित किया था डोम राजा को, उनका नाम था सुजान राय जी। तो वहाँ से ही अभी जो तत्कालीन जो राजवंश है वहाँ से ही उनका शुरुआत हुआ और उस वो है एक राजशाही। अगर जशपुर की राजशाही आप देखेंगे तो वहाँ से हिस्ट्री थोड़ी मिलती है जशपुर की। उससे पहले थोड़ा मतलब अंधकारमय था यहाँ का हिस्ट्री, ये बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं पेपर्स में। तो ये है। ये छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ के लैंडस्केप के बारे में बताइए, जशपुर के बारे में कि कैसा है जशपुर। लैंडस्केप की बात करें तो ऐसा मतलब इतना डाइवर्स लैंडस्केप मैंने कहीं नहीं देखा, किसी जिले में नहीं देखा आज तक। क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स भी मिलेंगे आपको, पठार भी मिलेंगे और वैलीज भी मिलेंगे। कहाँ पे है ये भी बताइए। तो अब मैं अगर बताऊँ जशपुर के बारे में आपको, तो जशपुर बेसिकली 3 हिस्से में आप बांट सकते हैं। एक है निचघाट, दूसरा है जशपुर पाट और तीसरा है पंडरा पाट का क्षेत्र। अच्छा। अब तीनों को देखेंगे तो सबसे नीचे नीचघाट वाला क्षेत्र है, जो कुनकुरी पत्थला वो वाला क्षेत्र है। वो अगर सी लेवल से देखेंगे तो सी लेवल से उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। फिर उसके एक स्टेप ऊपर, मतलब आप सीढ़ी नुमा समझिए, तो एक स्टेप ऊपर है जशपुर पाट। तो जशपुर पाट है, उससे भी एक स्टेप ऊपर आप जाएंगे तो आपका आता है पंडरा पाट, जो लगभग 1100 मीटर की हाइट पे होगा सी लेवल से। तो तीनों जगह पे मौसम एकदम आपको डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा। टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, आपको फील हो जाएगा जब आप लोरो घाटी से नीचघाट से जशपुर पाट आएंगे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस फील होगा। आप जशपुर पाट से पंडरा पाट जाएंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। और जशपुर में ज़्यादा आपको वैली वाला रीजन ज़्यादा दिखेगा। पाट क्षेत्र में पूरा प्लेन मैदान जो हाइट पे होगा, प्लेटो एरिया, वो दिखेगा पाट क्षेत्र, और नीचे में मैदानी इलाका ज़्यादा दिखेगा। तो देखा जाए तो मिक्स है काफ़ी सारी चीज़ों का, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब पंडरा पाट जो क्षेत्र है, अगर आप पंडरा पाट का नाम कहाँ से आया? हाँ, पंडरा पाट का नाम भी बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पंडरा का मतलब होता है सफ़ेद चादर। अच्छा। हाँ, पंडरा पाट मतलब ठंड के टाइम पे वहाँ पे एक जो ओस गिरती है ना, वो बर्फ बन जाती है सुबह। अच्छा। आइस। तो वो जब दिखता है, जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे तो वो एक सफेद शीट की तरह दिखता है। तो वहां से उसका नाम डिराइव हुआ है पंडरा पाट। ये कैलाश गुफा वाले उसमें आता है। हाँ, कैलाश गुफा से जाके भी पंडरा पाट जाएंगे, इधर से आप सन्ना से आगे जाएंगे तो भी जाएंगे। तो पंडरा पाट मतलब अगर जशपुर का देखें तो वो टॉप हाइट पे है पंडरा पाट। और आप ठंड के दिनों में मतलब दिसंबर के टाइम पे खास करके वो आपको आराम से दिखेगा। वो एक चादर, सफ़ेद चादर जो बर्फ की चादर है, सुबह आराम से दिखेगा। मैं देखा हूँ भैया, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उस साइड सरसों लगाते हैं, और सरसों लगाते हैं ना उस साइड, सरसों, जटगी, टाऊ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे नदी कौन कौन सा है भैया? मुख्य नदी अगर देखेंगे तो ईब नदी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कन्हर नदी है। कन्हर का उद्गम यहाँ से ही होता है। और ये 2 नदी मेन है, बाकी जो छोटे छोटे नदियाँ हैं, बाकी नदी है, सीधी नदी है, इस तरह की काफ़ी सारी नदियाँ हैं यहाँ पे। और ईब इंटरेस्टिंग आप बोल रहे थे, रॉक स्ट्रक्चर काफ़ी वो है उसमें। खास बात ये भी है कि उसमें सोने के कण भी पाए ईब नदी में। हाँ, ईब नदी में। और एक वहाँ पे एक कम्युनिटी है सोनझर, वो उनका काम है वहाँ पे, वो रेत से वो सोना निकालते हैं, सोने के कण निकालते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ पे ऐसा भी नदी है? मैं सिर्फ सोन नदी और महानदी में सुना था।
मतलब सोंझरी जनजाति, सोंझरी ही सोंझरी, बोलते हैं हाँ, उनको, सोंझरी, सोंझरी हाँ, जनजाति। हाँ। तो ये यहाँ बारनवा पारा एरिया में मिलता है वो, तो उन लोग भी सोना निकालते हैं। अच्छा। और उसमें भी सोने का कड़ है ऐसे करके वहाँ पर भी बताते हैं। ये पहली बार सुना मैं, ईब नदी में मतलब सोने का कड़ मिलता है करके। हाँ। उसका स्टोन स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है ना यहाँ का। हाँ। हाँ, और यहाँ का जो पानी का जो प्रवाह भी है वो बहुत तेज है। वही, क्योंकि बताया ना, तो हाइट डिफरेंस आता जाता है। अच्छा। तो वो निकलती है जशपुर के ऊपर सन्ना के हाँ। एरिया से। हाँ। वहां से उस पार्ट से निकल के नीचे जशपुर, फिर नीचे, और मतलब हाइट ट्रैवल करता है। हेड हाई मिलेगा ज़्यादा, तो वो फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए प्रवाह तेज हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे बहुत फेमस फेमस पर्वत भी है, तो उनके बारे में बताइए। पर्वत, एक तो मधेश्वर महादेव का पर्वत, हाँ। जो हम जिसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, वो है। काफ़ी प्यारा है, आप देखेंगे आपको रोड से नज़र आ जाता है वो सामने से। लगभग वो 15-20 किलोमीटर दूर से कुनकुरी से जब आते हैं तो उस साइड से दिखता है। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। हाँ। और जनरली पर्वत के नाम पे हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो देश देखा एक पॉइंट है। हाँ हाँ, देश देखा। देश देखा है, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू। अब देश देखा के बारे में ये है कहानी, जो बोला जाता है कि वहाँ से विजिबिलिटी काफ़ी दूर थी तक दिखती थी। तो जब यहाँ पे उस टाइम जब राजशाही शासन था, तो उनको चाहिए था कि कोई अटैक करे तो हमको पता चले। हाँ। और तो अटैक से बचने के लिए ज़्यादा दूर तक हमको देख पाना जरूरी, तो वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से बोला जाता है कि यहाँ के जो सिपाही थे वो उसको रक्षा करते थे, वहाँ से देख पाते थे कि कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर रहा। बहुत ही यूनिक यूनिक स्टोरी हमको मिल रहा है। ये देश देखा है और ये मधेश्वर पर्वत, यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मैं सुना था कि स्टार्ट हुआ था, क्या अभी भी ये चल रहा है? हाँ हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग शुरू किया है। रॉक क्लाइंबिंग में अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें एक तो टॉप रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग हो गया, आपका बोल्डरिंग हो गया, ये सब तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वहाँ पे शुरू, मतलब अगर मैं बोलूँ तो सेंट्रल इंडिया में जो परमानेंट रॉक क्लाइंबिंग साइट जो कहीं पे भी हो, हमारे पास ही है अभी। अच्छा। जशपुर में। हाँ। और ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे, जो अभी जो जिनके अंडर, जिनके गाइडेंस में आप यहाँ करेंगे रॉक क्लाइंबिंग, वो यूएसए से उनको ट्रेनर आके ट्रेन करके गए हैं, तो वो एकदम ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, सर्टिफाइड हैं। और जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और नया है काफ़ी, अभी थोड़ा ग्रूम होना बचा है, लोगों को मालूम नहीं है, आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँचेगा। तो और जो रॉक क्लाइंबिंग में शौक रखते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आके रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद करेंगे। रॉकी टेरेन, बहुत शानदार टेरेन है वो, तो एक एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरह जशपुर को भी बहुत जल्द आप देखेंगे। हाँ, यहाँ पे सेंचुरी भी है, बादलखुल। बादलखुल, तो उसके बारे में बताइए। बादलखुल छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा हाँ। सेंचुरी है, लेकिन बहुत मज़ेदार सेंचुरी है। अच्छा, इसमें वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, मतलब एनिमल्स क्या है? अगर आप बर्डिंग के शौकीन हैं, हाँ। तो बहुत अच्छी बर्डिंग आपको करने को मिलेगी यहाँ पे। और एलिफेंट्स हैं काफ़ी, हाँ। स्लॉथ बेयर हैं, बार्किंग डियर है, अच्छा। और स्पॉटेड डियर हैं, हाँ। और सिवेट्स हैं, तो हैं बहुत सारे हैं। और बटरफ्लाई के लिए भी बहुत फेमस है क्या? हाँ, बटरफ्लाई के लिए अगर बोलूँ तो पूरा जशपुर डिस्ट्रिक्ट ही बहुत फेमस है बटरफ्लाई के हाँ, लिए। हम लोगों ने अभी तक अराउंड 120 से ज़्यादा स्पीशी बटरफ्लाई की वो डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है। ये नए स्पीसीज की जो थे यहाँ पे इससे पहले जो सर्वे हुआ था, जो जेडेसाई ने किया था, हाँ। उन्होंने 22 बटरफ्लाई स्पीशी यहाँ पे रिकॉग्नाइज की थी जो यहाँ पे मिलती है। बट अभी हम लोगों ने क्योंकि रेगुलरली किया है सर्वेस, तो वो 120 प्लस के नंबर तक हम लोग पहुँचे हैं। और ख़ास बात ये है, बहुत सारी ऐसे ही आपको बटरफ्लाई स्पीशीज देखने को मिलेंगी जो बहुत कम देखने को मिलती हैं बाकी जगहों पे। जैसे ये सब बर्ड्स हैं, तो उनको जानने के लिए भी कोई एप्लीकेशन आता है, तो वो भी एक बार बताइए। एक तो जो मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है वो मर्लिन है। हाँ, तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड करने से शायद मर्लिन जो ऐप है, हाँ, आप
3-4 तरीके से उसमें देख सकते हैं। अगर आपने देखा बर्ड को, आपको पता है कि कौन से साइज का था, कौन से कलर का था, तो आप मैनुअली इनपुट कर सकते हैं कि हाँ भाई मिड साइज था, ये कलर था उसमें, तो वो एक गैस के हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करके दे देता है आपको। अच्छा। तो उसके हिसाब से आप देखें हाँ ये वाला था या ये नहीं था। दूसरा तरीका है कि आप वॉइस, हाँ वो अभी एक्चुअली अभी लेटेस्ट ही उन्होंने लॉन्च किया वॉइस वाला। हाँ तो आप अगर आप रख देंगे वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके, हाँ तो जो जो कॉल आते जाएगा वो आपको वो बताते जाएगा। अच्छा और धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, अभी पूरी स्पीशीज उसमें नहीं लिस्ट की है उन्होंने, धीरे धीरे उस लिस्ट को अपडेट करते जा रहे हैं। हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आजकल जब भी कहीं जाता हूँ हाँ मैं फ़ोन मर्लिन ऐप खोला, हाँ रिकॉर्ड किया हाँ और साइड में रख देता हूँ। हाँ, तो उसमें आ जाता है। हाँ, वो सुनते रहेगा, वो जो भी कॉल होगा वो बता देगा। अब फिर मेरे को पता चल रहा हो सकता है मैं मिस कर दूं या मेरे को मालूम ना हो कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। तो एक थोड़े देर के बाद मेरे को पता चल जाता है कि पिछले 10 मिनट में 15 मिनट में कौन कौन से बर्ड्स हैं वो एक्टिव थे आसपास में। अच्छा। तो और वो क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है कि चलो इसको फिर देखा जाए, हाँ, मतलब ये स्पीशी है। तो ऐसा कोई जगह है यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं या जो बर्ड्स के स्पीसीज जो है एक रिकॉर्ड में आपको मिला हो? बादल खोल एक बहुत बेहतरीन जगह है बर्डिंग के लिए। हाँ और नॉर्थ छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एक आप बोल सकते हैं कि बहुत जगह पे दिखा नहीं है वो बर्ड, उसका नाम है मलाबार विस्लिंग थ्रश। अच्छा। उसको विस्लिंग स्कूल बॉय भी बोला जाता है, क्योंकि उसका जो कॉल है वो ऐसा है कि ऐसा कोई स्कूल बॉय या बच्चा कोई विसल कर रहा है, सीटी बजा रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको वो आप अगर सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सही में कोई सीटी बजा रहा है क्या। अच्छा। तो वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हाँ काफ़ी जगहों पर है हाँ। जो आपको बाकी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। हाँ। 1-2 जगहों में और रिकॉर्ड हुआ है बट हाँ कम हुआ है। बट नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आपको पूरे सरगुजा संभाग में आपको देखने को मिलेगा। और खास करके जो वाटरफॉल्स वाले एरिया है वो उनका फेवरेट है। हाँ। वाटरफॉल्स वाले एरिया में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में जो केवल जसपुर में ही है और कहीं नहीं है। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो केवल जसपुर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। प्लेस या ऐसा कोई चीज़ जो केवल जसपुर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। बहुत सारी हैं, चलिए बताइए। शुरू करते हैं। हाँ। एक तो बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम है, बट इंडिया का सबसे बड़ा जो चर्च है हाँ वो गुलकुरी में है। हाँ हाँ तो मतलब चर्च सबसे बड़ा चर्च, मतलब सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा चर्च है वो। हाँ हाँ। और एशिया के सेकंड नंबर पे वो आता है। तो वो एक यूनिक चीज़ है हमारे पास में। और हमारे पास सामरबार का एक संस्कृत महाविद्यालय है। हाँ हाँ हाँ। जहाँ पे संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। हाँ। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति में वो टीचिंग होती है, वो है। फिर यूनिकनेस में हर चीज़ में, फूड स्टाइल में आपको खाने में यूनिकनेस मिलेगा, जो कि एक्चुअली जशपुर जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का एक हिस्सा मान सकते हैं आप इसको। अच्छा। तो थोड़ा सा छोटा नागपुर का, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्से का मिक्स होके यहाँ पे बहुत सारा क्यूजिन में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो बाकी जगह पे नहीं मिलने। जैसे नहीं क्या मिलेंगी। क्या है ये बताइए कुछ। यहाँ पे अगर ट्राइबल्स की बात करें तो उनका मेन जो आहार है मोस्टली कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो वो जंगल से ही आता है। जैसे क्या क्या? जंगल से ही आता है। जैसे एक पत्ती होती है सरला करके, उसको वो सुखा के पीस के रखते हैं और वो दाल की तरह उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कई सारे ट्यूबर्स हैं, कांदा जो बोलते हैं, तो वो उनका काम है, वो जंगल से हर साल लाते ही हैं कांदा और जंगल पे निर्भर है। बहुत सारे चीज़ आपको मतलब उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। भाजी भी चाहिए तो आपको भाजी भी वही आसपास मिल जाएगी। बहुत सारी भाजियाँ हैं, कलकली करके है, कादो भाजी है, चिमटी भाजी है। कादो भाजी क्या होता है? कादो एक्चुअली यहाँ कीचड़ को कादो बोलते हैं। तो हाँ। वो भाजी कीचड़ में होता है इसलिए तो उसको खाते हैं। हाँ, छोटा छोटा रहता है, उसको तोड़ के खाते हैं। हाँ। और तो ऐसी चीजें हैं। फुटकल आपने सुना होगा। फुटकल क्या होता है? फुटकल एक पेड़ है जिसका टेंडर जो लीफ होता है, जो खुला नहीं रहता है पत्ती,
उसको तोड़ते हैं। हाँ। उसका हल्का खटास रहता है, हाँ हाँ टेस्ट। उसको डायरेक्ट भी बनाते हैं, हाँ। सुखा के भी रखते हैं, हाँ। पाउडर के फॉर्म में भी रखते हैं। अच्छा। तो वो उनके डाइट में है। ब्राह्मी है एक, हाँ। ब्राह्मी आप लोगों ने सुना होगा, ब्राह्मी काफ़ी होता है। तो ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी एक मेडिसिनल वैल्यू का एक पौधा होता है। ब्राह्मी जो तेलों में आप देखेंगे, हाँ 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 अलग अलग तेल में ब्राह्मी ऑयल ये लिखा रहता है। हाँ तो उसके जो पत्ती है ब्राह्मी, हाँ। उसकी चटनी बना लेते हैं। हाँ हाँ। तो बहुत सारा चीज़ जो है वो जंगल से ही आता है उनका। अच्छा अच्छा, अगर कोई, ये तो पूरा इंटीरियर, बहुत इंटीरियर में मिलेगा। अगर कोई जसपुर में आता है, हाँ। तो जसपुर की सिटी में अगर कुछ टेस्ट करना है तो ऐसा कोई यूनिक फूड बताइए जो यहाँ पे इजीली मिल जाए। इजीली मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फेमस जो एक चीज़ है यहाँ पे खाने को, वो है दुस्का। अच्छा। दुस्का, दूसरा बोलो ना कचरी। अच्छा, कचरी क्या है? कचरी, दूसरा तो सुना हूँ, ये कचरी क्या है? हाँ। कचरी होता है चना दाल हाँ। का एक भजिया के टाइप का होता है। हाँ। जैसे आपने मुंगोड़ी सुना होगा, हाँ। वो मूंग के दाल का बनता है। हाँ। और ये कचरी है, वो चने के दाल का बनता है। अच्छा। हाँ, कुछ स्पाइसेस उसमें मिक्स करके, वो मतलब प्रोसेस लगभग वही है। बस थोड़ा सा टेस्ट, टेक्सचर उसका जो पिसा रहता है, उसको पीसते हैं तो उसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। थोड़ा सा ये कोर्स होता है, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल भी डाल के आपको दिखेंगे उसमें। हाँ, हाँ। तो बहुत फाइन नहीं पीसा हुआ रहता है, कोर्स पीसा हुआ रहता है, और अलग अलग चीज़ डाल के वो बनता है। तो वो दो चीज़ तो यहाँ पे आपको आराम से खाने को मिल जाएंगी, जो थोड़ा अलग है बाकी जगह से। तो मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो डुस्का खाइए, बहुत ही टेस्टी है। मैं तो आज ही खाया हूँ, भैया ही खिलाए हैं। तो आप लोग भी आते हैं तो वो जरूर टेस्ट करें। फूड का क्या एक्सपीरियंस है आपको बताइए। फूड का एक्सपीरियंस मतलब, हम लोग गए थे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं देश देखा में। वहाँ पे एक दिन हम लोग का ऐसा प्लान था कि हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग करेंगे, फूड पे ही करेंगे। हाँ। तो गांव वाले एक डिश बना के लेके आए थे। हाँ। उसको नाम था धूतरू रोटी। धूतरू रोटी? धूतरू भी बोलते हैं, धूतू भी बोलते हैं। अच्छा। अब वो चावल ऑयललेस बनता है, स्टीम करके बनता है। अच्छा। और वो जैसे चावल, हाँ। दाल, उसको भिगो के पीस देते हैं। हाँ। कभी कभी उसमें पम्पकिन जो कुमड़ा होता है वो ऐड करते हैं, नहीं भी करते, दोनों तरीके से बनता है। और ट्रेडिशनली जो बनता था, एक मेडिसिनल प्लांट होता है रामपावन करके, रामपावन, रामदतुन भी बोलते हैं उसको। तो उसके पत्ते में उसको डाल के बैटर को स्टीम करते हैं, ताकि जो रामपावन का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो भी उसमें इन्फ्यूज हो जाए। अच्छा। तो वो ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो सेहत के लिए अच्छी है वो अपने खाने में वो लेके आ रहे हैं किसी भी तरीके से। हाँ। अब वो इतना सिंपल है ना, इतना कंफर्टिंग फूड है वो, आप उसको खाएंगे तो वो खाते रह जाएंगे, मतलब पेट नहीं भरता, मतलब मन भरेगा ही नहीं, आप खाते आप जाएंगे। कितना खाए तो आप ये बताइए। मैं तो खा ही जाता था, एक एक राउंड मार के दोबारा ले लेता था। अच्छा, वो ऐसे आप पूरे जसपुर में पूरा घूमे हैं तो और भी बहुत सारे स्टोरी होगा, तो ऐसा कोई एक ऐसा यूनिक स्टोरी जो आपको हमेशा याद है, या कोई भी आपसे पूछता है तो वो आप बताते ही हैं, तो ऐसा स्टोरी, एक दो स्टोरी तो आप बताइए। एक तरह से हम लोग वाइल्ड लाइफ वाली स्टोरी याद आ रही है मेरे को। हाँ हाँ बताइए। क्योंकि हम लोग सर्वे के लिए थे, तो हम लोगों ने जंगल पे कैंपिंग की थी। हाँ। तो जब कैंपिंग कर रहे थे, मतलब हम लोगों ने एक जगह पे 7 दिन लगातार जंगल के अंदर कैंपिंग की थी। 7 दिन? 7 दिन, क्योंकि हम लोग एक विशेष एक जीव है, मैं जिसको बोलते हैं एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर। अच्छा। एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर वो थ्रेटेंड स्पीसी है। हाँ। तो उसको, क्योंकि हमको उसके ट्रेसेस मिले थे, तो हम लोगों ने उस ट्रैक कैमराज लगा के हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। तो हम लोगों ने लगभग 7 दिन कैंप किया था। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग था वो जर्नी वहाँ पे। हाँ। डेली कुछ ना कुछ होता था। क्या क्या होता था बताइए। जैसे हम वहाँ का, एक तो गांव वाले से भरपूर सपोर्ट मिला मेरे को। हाँ। मतलब पूरी टीम को ऐसा सपोर्ट मिला कि कहना नहीं, क्योंकि जो कैमरास थे वो मोशन पे फ्लैश करते थे। हाँ। तो थोड़ा गांव में भी सबको समझाना पड़ा, और गांव वाले एकदम उसको प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा। कोई उधर जा रहा है तो मना करते थे, मतलब ऐसा अरे वहाँ पे लगा करके मत जाओ, और उनको मालूम था कि ये क्या कर रहे हैं। ये चीज़ है। उस दिन, एक दिन रात की घटना है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक अजीब साउंड आया अपने को,
बहुत अजीब, मतलब समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जगह थे, ये क्या आवाज़ आ रहा है। थोड़ा सा रात में वाइल्ड लाइफ का वो जो रहता है, बाकी हम लोग प्रिकॉशंस तो लेके चलते ही हैं। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एक हमारा बंदा गया कि उसको लगा कि कोई जीव जो है वो शायद डेंजर में है, चोट लग गई है। वो उसका आवाज़ ऐसा था कि वो कराह रहा था, ऐसा कोई आवाज़ था। तो हम अब वो निकल गया देखने के लिए कहीं कोई जीव फंसा तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर हम डर के मारे हम लोग पीछे पीछे गए। तो लास्ट में जब पता चला हम लोग को वो एक टाइप का उल्लू है, उसकी आवाज़ थी। अच्छा। तब जाके हम लोग सेटिस्फाई हुए कि चलो भाई उल्लू कोई वो नहीं है, वो आ गए। मतलब उस दिन डर, सच में डर लग गया था, क्योंकि ऐसा आवाज़ था वो। और काफ़ी टाइप के उल्लू हमारे मतलब ज़िले में काफ़ी बहुत सारे स्पीशी हैं उल्लू के, 8-10 स्पीशी तो हैं उल्लू के जो यहाँ पे। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे फाइनली 7 दिन जब हम लोग किए ना, तो 7 मतलब मेरे को लग रहा है 7वें दिन हम लोग ने फाइनली एक शॉट, एक जो उसका फोटो, मतलब पूरे 7 दिन में एक बार ही वो चीज़ हम लोगों को फोटो में कैप्चर हो पाई। क्योंकि मतलब जो ऑटर्स होते हैं वो नॉकटर्नल रात में ही ज़्यादा मूव करते हैं और बहुत कम मूव करते हैं। तो फाइनली वो 7वें दिन सेटिस्फाइंग रहा, हमको रिजल्ट मिला। और मतलब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, गांव वालों ने भी खुशी से एकदम उसको एक्सेप्ट किया। तो ये एक तरह से जशपुर के बारे में आप बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत दिलदार लोग हैं। गांव के लोग मतलब वो अपना मान के हर चीज़ करते हैं। उतना रिमोट लोकेशन, एक दिक्कत नहीं हुई हमको, ना खाने की ना कुछ की। हमको बोलना भी नहीं पड़ता, तो हमारे लिए खड़े रहते थे कुछ भी चीज़। तो ये है एक्सपीरियंस मेरा जशपुर। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ पूरा अगर देखें तो गांव के लोग जितने हेल्पिंग नेचर के होते हैं वो आपको शहर के लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब हैं यहाँ पर? यहाँ पे मुख्यतः अगर देखेंगे तो लगभग 13 ट्राइब्स यहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें से 2 जो पहाड़ी कोरवा है और बिरबोर है, वो आपका प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप में आते हैं। तो वो कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। मतलब 2 हमारे स्टेट में 5 टोटल प्रिमिटिव ट्राइब है, 2 डिक्लेयर्ड बाय स्टेट हैं, तो 7 हैं, उसमें से 2 हमारे ज़िले में हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से डांस होते हैं यहाँ पर? डांस फॉर्म में देखें तो सरुल होता है, एक आपका सरुल बहुत प्यारा डांस है। कर्मा होता है। फिर अगर आपने सुना हो तो डमकच। ये पहली बार सुन रहा हूँ। डमकच शादी विवाह में ज़्यादा यूज़ होता है। डमकच बहुत बहुत प्यारा है, ये भी डांस है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और थोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा यूनिक डांस है यहाँ। अच्छा, जो डमकच है। तो ये हैं जो फेमस टाइप के डांसेस हैं यहाँ के। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि कर्मा है, सरहुल है, वो जरूर देखने के लिए आइए। बहुत ही प्यारा नृत्य है। जब मांदर बजता है, मंजीरा बजता है, जब आप सुनेंगे तो पैर आपका थिरकने लगेगा। और भैया अगर यहाँ का ट्राइबल्स का अगर फेस्टिवल की भी बात करें तो इनका कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो यहाँ पर बहुत फेमस है? सरहुल, अगर एक सरहुल बहुत ज़्यादा बृहद रूप से बनाया जाता है। और मतलब क्योंकि प्रकृति की पूजा करते हैं उसमें बहुत बहुत अच्छे से। अगर आप, मैं ऑडियंस में से भी किसी को अगर आपको कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है तो बिल्कुल मैं इनवाइट करना चाहूँगा सरहुल के लिए। वो यहाँ पे बिल्कुल एक अलग रंग और एक अलग उनका एनर्जी देखने को मिलेगा जो ट्राइबल्स का बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल भी बहुत फेमस है, मैं सुना हूँ। जैसे कि बस्तर का दशहरा है, वो बताते हैं कि कुछ मिलता जुलता यहाँ पर भी है, तो क्या है यहाँ के दशहरा में? देखिए, बस्तर का जो दशहरा है वो भी राजशाही तरीके से मनाया जाता है। यहाँ का दशहरा है वो भी राजशाही तरीके से मनाया जाता है। तो बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं बाकी जगहों से डिफरेंट है। अच्छा, क्योंकि राजशाही तरीके से मनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक यहाँ पे जैसे नीलकंठ उड़ाने की परंपरा है। वो नीलकंठ कौन पकड़ के लेके आएगा, उसके लिए एक कोटवार बोलते हैं, वो रिकॉग्नाइज है, उनको ही काम दिया जाता है और 10 दिन के अंदर ही वो पकड़ के लाते हैं और उसके बाद फिर वो उसको उड़ाया जाता है। अच्छा। राज परिवार के द्वारा।
और वो किस दिशा में जा रहा है उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसा बोला जाता है। और मतलब इस जगह के ज़िले की खुशहाली के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग लोगों में अलग अलग यहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें बांट के काम किया जाता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नया है अगर आप देखेंगे तो बाकी जगहों से। हाँ, तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ जसपुर के दशहरा में। ऐसे हर कोई बस्तर दशहरा देखने के लिए जाता है, पर आप सोचिए यहाँ पर भी इस तरह का फेस्टिवल है। और जैसे कि आप बता रहे कि यहाँ जो नीलकंठ पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो ये क्या यहाँ पर भी जो आदिवासी हैं उनका भी भूमिका रहता है इसमें उतना ही? हाँ, भूमिका जैसे वहाँ बस्तर में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर भूमिका रहती है। वही जो कार्य निर्धारण जो किया जाता है वो उसी के हिसाब से एक विशेष कम्युनिटी ही उस नीलकंठ को पकड़ के लाती है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ है कि मतलब निर्धारित कर दिया गया है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो राजा और प्रजा दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इस त्योहार को करने में। अच्छा, ट्राइबल का कोई ऐसा रिचुअल्स जो यहाँ पर बहुत फेमस है? अब एक यूनिक रिचुअल है, मैं आप पता नहीं आपने सुना है या नहीं। एक जनी शिकार होता है जो उरांव ट्राइब में महिलाएं, एक्चुअली जनी शिकार, अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो जनी का मतलब होता है महिलाएं, शिकार मतलब जो शिकार हम करते हैं वो शिकार। तो इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले मैं बताता हूँ उसमें करते क्या है। महिलाएं हर 12 साल में, ये इवेंट हर 12 साल में होता है, और हर 12 साल में महिलाएं निकलती हैं और शिकार करती हैं। महिलाएं शिकार करती हैं, उनको रास्ते में जो भी चीज़ें दिखती हैं उनका शिकार करती हैं। अच्छा। क्योंकि वो प्रचलन में इसलिए है क्योंकि महिलाएं भी लीड कर सकती है, महिलाएं भी शामिल हो सकती है किसी युद्ध में, इस चीज़ को वो दर्शाता है। एक तरह से महिलाओं का जो आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, ये उस थीम को बहुत अच्छे से मतलब सही जस्टिफाई करता है बोला जाए तो। और इसके पीछे की कहानी है कि जो उरांव कम्युनिटी है उनका एक मेन रोहतासगढ़ का किला है, वहाँ पे मुगल अटैक करने वाले थे, और एक दिन ऐसे एक पर्व था, खद्दी पर्व बोलते हैं, उसमें वहाँ पे मुगलों ने अटैक कर दिया। क्योंकि अचानक अटैक हुआ तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, तो जो मेल थे वो काफ़ी लोगों की जान गई उसमें और वीक पड़ गए। तो उस टाइम पे उरांव महिलाओं ने पुरुष का वेश धारण किया और निकल पड़ी लड़ने को। अच्छा। तो ये उस चीज को डिपिक्ट करने के लिए हर प्रति 12 वर्ष में ये परंपरा है कि वो लोग शिकार पे निकलते हैं। अच्छा। और एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से कुछ साल में आने वाला ही होगा मेरे ख्याल से। कभी इसको छोटा था मैं तब मैंने देखा था, तो अगर पता चलेगा पहले मैं आपको इंटीमेट जरूर कर दूंगा, पहले ही बता दूंगा कि ये होने वाला है चीज़, तो फिर बिल्कुल आप मैं जरूर कवर करूंगा भैया। मैं देखने के लिए बहुत मतलब उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए। यहाँ पे जैसे ट्राइबल्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ट्राइबल्स के फूड्स भी बहुत हैं अलग अलग, तो उनके बारे में बताइए। फूड्स बहुत हैं काफ़ी, और मैं फूडी भी हूँ तो ट्राई करते रहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फूड है। खपरा रोटी अगर आपने सुना होगा। खपरा रोटी ये क्या खपरे में बनाते हैं? हाँ, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, ऑयललेस कुकिंग है। हाँ, तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, अच्छा। और कई बार घड़े में जो मटका होता है जो मिट्टी का, उसमें बनाते हैं, उसके सरफेस में रोटी बनती है। और काफ़ी टेस्टी वो रोटी है, बिना ऑयल के एकदम बढ़िया वो चीज़ है। और क्या क्या फूड है? और मतलब आप देखिए, आपको मैंने बताया धूतरू रोटी है, वो इंटरेस्टिंग है। फिर अब एक इंटरेस्टिंग फूड अचानक से मेरे को याद आ रहा है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तहड़ी। तहड़ी आप कह सकते हैं ट्राइबल बिरयानी टाइप का है। अच्छा। बिरयानी तो नहीं बोलना चाहिए, तहड़ी है जो बिरयानी बाकी जगह हो गया है। तो ट्राइबल बिरयानी मतलब वो चावल है, और उसमें जो इन लोग क्या बोलते हैं अलग अलग शिकार रहता था, उसको यूज़ करके साथ में बनाते थे। एक तरह से खिचड़ी और बिरयानी के बीच का वो डिश है। और काफ़ी टेस्टी। आप टेस्ट किए क्या? हाँ, मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तहड़ी बोलते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट आपको नहीं मिलेगा, बट काफ़ी लोग हैं जो बनाते हैं, और स्पेशल ओकेजन्स पे ये बनाया जाता है। अच्छा। तो इंटरेस्टिंग है, ये सब चीज़ें बिल्कुल टेस्ट करनी चाहिए। जैसे जसपुर है, ये झारखंड का बॉर्डर है यहाँ पर,
तो मैं देखा हूँ कि जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सारे मिक्स कल्चर रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलता है क्या? मिक्स कल्चर में देखेंगे तो अब काफ़ी कुछ, जैसे मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री आप देखेंगे हाँ तो जो जशपुर जो प्रिंसली स्टेट था हाँ। वो पहले बंगाल एंड बिहार का हिस्सा रहा। बंगाल और बंगाल बिहार का। बिहार का। हाँ उसके बाद बंगाल पार्टीशन के टाइम पे फिर ये चेंज हुआ, ये सीपी जो सेंट्रल प्रोविंस में हाँ। ये आया उसके बाद। हाँ और ये अगर भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो छोटा नागपुर का प्लेटो का ये हिस्सा है। हाँ। तो कल्चर वाइज जो इधर का छोटा नागपुर का कल्चर भी है यहाँ पे और उधर का भी है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि जब चाय शुरू हुआ था आसाम दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे हमारे यहाँ के काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे वो माइग्रेट करके वहाँ काम करने जाते थे। तो उस पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग है क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा यहाँ के ही वर्कर्स थे वहाँ जाके। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, एक पेपॉन का गाना है, पेपॉन सिंगर आपने सुना होगा। तो उनका एक गाना है, तो वो बहुत प्यारा गाना है। अब वो जो यहाँ से लोग गए और वहाँ के लोगों से मिले, तो जो थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज डेवलप हुआ। तो वो चाय बगान में गाया करते थे वो गाना, उसको उन्होंने उसको बनाया है वो गाना, वो गाया है। काफ़ी प्यारा गाना है। क्या है टाइटल उसका? उसका टाइटल झूमर करके है। हाँ झूमर, वो सुनिएगा। हाँ। तो बहुत प्यारा गाना है और मिक्स कल्चर जो है, मिक्स कल्चर वो उसको दर्शाता है। अच्छा। वहाँ के यहाँ के लोग जब गए थे। हाँ। और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में जो यहाँ के ट्राइब है उनके ट्रेडिशनल जो गाना है उसमें भी कई गाने ऐसे हैं जो इस जर्नी को डिपिक्ट करते हैं। वो कैसे गए, कब गए, कहाँ गए, वो पूरा एक गाना है उनके चाय बगान में जाने के जर्नी को लेकर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मिक्स कल्चर है और एक द्रविड़ी लैंग्वेज भी इसमें सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत अलग अलग है। एक लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज है आप भी बताइए इसका। मुख्यतः लैंग्वेज और डायलेक्ट बोलेंगे, बोली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होती है सादरी है। सादरी एक तरह से वो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ी का जो ओरिजिन है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज उसका ही एक पार्ट बोल सकते हैं। कई बार स्टडी किया जाता है कि वो उसका हिस्सा है, बट झारखंड में भी सादरी बोली जाती है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है बस, थोड़ा सा। हाँ आता है, लोकली जितना बोला जाता है थोड़ा तो आता है। और उसके बाद एक है आपका कुड़ुक। कुड़ुक का ओरिजिन आपका द्रविड़ लैंग्वेज से होता है, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। ये भी लैंग्वेज आता है आपको? नहीं, ये नहीं आता है। कोशिश करता हूँ दो चार सब सीख पाऊँ, बट अभी मतलब क्योंकि डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो उतना सीख नहीं पाया। बट एक आध लाइन कभी कभी बोलिए, एक आध लाइन। जैसे किसी को आप बुला रहे हैं कहीं से, मतलब मैं मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो जाए क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, तो उससे कुछ पूछना है आपको कि कहाँ से आ रहे हो, तो एक्शन कर कच के, एक्शन कर कच के, तो इस टाइप का बोलते हैं। तो ये मेरे दोस्त ने सिखाया है तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करते रहता हूँ। इसको सादरी में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सादरी में कौन बटले आते? अच्छा, मतलब बहुत प्यारा लैंग्वेज, बहुत प्यारा है, मतलब सुनने में बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि मतलब आप जाएंगे गांव में, अगर आप उनके लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो इमीडिएट कनेक्ट वो फील कर पाते हैं। जसपुर में क्या सादरी सबसे ज़्यादा बोला जाता है? हाँ, बोली में अगर देखा जाए तो सादरी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, बट जो कुड़ुक लैंग्वेज है उरांव कम्युनिटी वो ज़्यादा बोलती है। अच्छा। बट हाँ, उनको दोनों आता है, वो सादरी भी बोलते हैं, कुड़ुक भी बोलते हैं, बट हाँ सादरी ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे उरांव कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, उरांव कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मतलब सबसे एजुकेटेड ट्राइब है वो। और बहुत अच्छा है, उनका कल्चर वाइज भी है बहुत सारी चीज़ें। तो और यहाँ पे जो जोग्राफिकली उनका पॉपुलेशन देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है जशपुर में। अगर कोई ऐसा बंदा जो रायपुर में रहने वाला है वो यहाँ पे आ जाता है, तो क्या उनको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत आएगा? ऐसा कम्युनिकेशन करने में देखिए, अब मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, केवल लैंग्वेज से कम्युनिकेशन नहीं होता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, आप इमोशन से कम्युनिकेट कर सकते हो। कहीं भी आप
अननोन लैंग्वेज में भी जाऊँ मैं तो कुछ ना कुछ मैं कम्युनिकेट कर लूँगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो लैंग्वेज बैरियर एक तो उतना होगा नहीं क्योंकि सिमिलर टू हिंदी है, हिंदी जैसा ही है, तो आप समझ भी जाओगे, आप बोलोगे तो वो भी समझ जाएंगे, तो उतना जो गैप है लिंग्विस्टिक गैप वो आएगा नहीं। बाकी मेन क्या है कि आप उनसे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बहुत अच्छे से उनको समझ के उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये कोई बैरियर नहीं है, आराम से आप उनसे बात कर पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपका अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा जाए ट्राइब्स को लेकर, क्योंकि बाहर के लोग जो है एक अलग धारणा रखते हैं, ऐसे हम लोग जितना बात किए आप देखे होंगे कि हर चीज़ बहुत ही प्यारा है, जैसे लैंग्वेज है या उनका त्यौहार है या उनका कल्चर है या वो लोग हैं। तो आपका ऐसा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है उनके लिए? तो ट्राइबल्स बहुत प्यारे हैं, मतलब आप देखेंगे, आप वो अपना मानते हैं, जिससे वो कनेक्ट कर लिए ना वो उसको अपना मानते हैं। आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ बिना बोले आपको पूछेंगे, बिना मैं मतलब इनफैक्ट मैं कई बार रुका भी हूँ, उनके घर पे भी रुका हूँ, तो कभी आपको फील नहीं होने देंगे कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, इनको हम नहीं जानते या एक दिन से जान रहे हैं, मतलब वो ऐसा फील करा देंगे कि आपको आप उनका हिस्सा, उनकी दुनिया का हिस्सा है। तो बहुत प्यारे लोग होते हैं, बस ये है कि आपको उनसे कनेक्ट करना आना चाहिए और थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि शाही में थोड़ा वक्त लगता है कई बार। तो आप एक बार कनेक्ट हो गए ना तो फिर उनसे बेहतर कोई है नहीं इस दुनिया में। तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ घूमने आ रहे हैं तो जसपुर जरूर आइए, यहाँ का हो सके तो फेस्टिवल अटेंड करिए, कर्मा अटेंड करिए, हो सके तो कोई ट्राइबल शादी अटेंड करिए, उसमें तो आपको पूरे रिचुअल्स देखने को मिलेगा, उनका डांस देखने को मिलेगा, जो स्पेशल डिशेस है वो देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो आप फील करेंगे कि ये तो लगभग 50 साल 100 साल पहले इसको करते थे, आज भी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और जो यहाँ के ट्राइब है वो तो सच में बहुत प्यारे है, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो आप लोग भी बिल्कुल विजिट करिए। तो अब हम बात करते हैं टूरिज्म को लेकर कि अगर कोई एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो कैसे आ सकता है। तो भैया यहाँ पर अगर जसपुर यहाँ पर कोई आना चाह रहा है तो कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो किस तरह से हम यहाँ पर जसपुर पहुँच सकते हैं? और जसपुर अगर आप देखा जाए तो 3-4 तरफ से कनेक्ट होता है। जैसे आप अगर अंबिकापुर पहुँच रहे हैं, अंबिकापुर से आप जसपुर आ सकते हैं। आप रांची झारखंड में है लेकिन जसपुर से काफ़ी क्लोज है, मतलब 150 किलोमीटर्स में है, 3 घंटे में आप रांची से आ सकते हैं। झारसुगड़ा 3 घंटे पे है। और आप रायपुर से भी हाईवे, रायपुर की कनेक्टिविटी है तो आप रायपुर की तरफ से भी आ सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके से आप आराम से जसपुर आ सकते हैं। और इंटरनल रोड्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। इनफैक्ट जो बाकी रोड्स भी हैं जो मैं बता रहा था, रायपुर वाले रोड्स भी काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, बहुत अच्छी हुई है और निरंतर अच्छी हो रही है और आगे अच्छी होगी ऐसा उम्मीद है। तो आना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट सही बता रहा हूँ, आप आएंगे और ये ऐसी जगह है कि आपको 1-2 दिन में मन नहीं भरेगा, आपको रोक लेगा, हफ्ते भर के लिए तो रोक ही लेगा कम से कम। तो जैसे अगर हफ्ते भर के लिए आते हैं यहाँ पर या 2-3 दिन के लिए भी आते हैं तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर तो वो कितने, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है जो फेमस है वो एक बार बताइए। जसपुर अगर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही डाइवर्स है। आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे अब रिलीजियस चीज़ों में अगर आप जाएंगे, रिलीजियस में अब चर्च है, चर्च मैंने बताया। फिर उसके बाद कैलाश गुफा है वहाँ पे। फिर आपका खुड़िया रानी माँ खुड़िया रानी का मंदिर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो जगह मतलब वन ऑफ माय फेवरेट है, एकदम डिवाइन। वहाँ जाके बहुत इतना शांत फील होता है ना। बहुत आप मंदिरों में जाओगे, मंदिर जनरली आपको चढ़ के जाना पड़ता है। आप यहाँ जाएंगे खुड़िया रानी, आपको नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे में एक गुफा है जिसके अंदर जो पत्थर है उसमें नक्काशी की गई है। नक्काशी बहुत पुरानी, वो भगवान माँ खुड़िया रानी की। तो अब जब गुफा में एंटर करेंगे ना तो एकदम शांत, मन शांत हो जाएगा। तो बहुत प्यारी जगह है।
उसके अलावा आपको सोगड़ा में एक आश्रम है सरस्वती समूह का। फिर रिलीजियस में ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको अगर आप आर्कियोलॉजी पसंद है अगर है तो बहुत सारे पुराने टेम्पल्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स के रिमेन्स हैं। हमारे पास एक म्यूज़ियम है, ट्राइबल म्यूज़ियम है, प्लस आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है, जहाँ पे बहुत सारी आर्कियोलॉजी की चीज़ें भी रखी हुई हैं। एक बहुत सारे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो आर्कियोलॉजी की जशपुर की मैं बताना चाहूँगा, फर्टिलिटी कल्ट करके है। जिसको हम पेट्रोग्लिफ बोलते हैं, पत्थर में जो नक्काशी की जाती है, बहुत पुरानी है। और फर्टिलिटी कल्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो एक रूपांतरण किया गया है। कितना सा पुराना हो गई ये लगभग मतलब अगर मैंने पढ़ा है, जो रिसर्चर्स हैं उनसे बात किए, आराम से ये अराउंड 6000 BC के आसपास का माना गया है। 6000 BC? हाँ, क्योंकि अब ये रेफरेंस उन्होंने, क्यों डेटिंग हुई नहीं है, रेफरेंस है यहाँ, वो मिलती नहीं है। अच्छा, बहुत रेयर है। और कैलिफोर्निया में जो फाइंडिंग्स है वो अराउंड 6000 BC की फाइंडिंग्स है। अच्छा, इसीलिए एक रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम की वो होंगी। अच्छा। और एक नहीं है, एक पूरा ट्रेल है उसका। अच्छा। आप शुरू करेंगे, देश देखा से शुरू होता है, देश देखा, दमेरा, फिर दुलदुला, इवन झारखंड के कुछ हिस्सों तक ये पूरा ट्रेल एक लाइन है, वो वहाँ तक जाता है। तो मतलब इस समय, एक समय में यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, क्योंकि मतलब जो जीवन मिल रहा है जहाँ से, जीवन का पूजा बहुत करते हैं पुराने लोग। मैं बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस है चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मैंने देखा है कि मतलब इस चीज़ को वो बहुत मतलब ग्रेसफुली अपनाते हैं कि हम लोग हमको जीवन मिला है, हमको इस चीज़ की पूजा करनी चाहिए। तो वो इसीलिए मे भी पॉसिबल है कि वो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर रॉक पेंटिंग भी मैं देखा हूँ बहुत जगह पर मिला है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे रॉक पेंटिंग है? आपका रॉक पेंटिंग 3-4 जगहों पर है। एक तो आपका लिखा आ रहा है, या लिखा पत्थर। हाँ। उसके बाद आपका हो गया रेंगले करके एक जगह है, वहाँ पे है। फिर तमता पहाड़ में है। ऐसे 3-4 जगहों पे है। और बहुत सारी चीज़ें, एनिमल फिगरिंग्स हैं वहाँ पे। उसके बाद एक डेथ सेरेमनी का फिगर शो करता है, वो डेथ सेरेमनी को, वो उसमें है रॉक आर्ट में। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोई ऐसा साइट भी है क्या यहाँ पर? साइट अगर जैसे ये कोई मंदिर ऐसा? मंदिर आपको टेम्पल रिमेन्स काफ़ी पुराने टाइम के मिलेंगे, अलग अलग जगह। बादल खोल है, फिर धरदरी करके एक जगह है, मतलब बहुत सारी जगह हैं। ग्वालिन सन्ना है, वहाँ पे हम लोग मिल जाएगा। एक जगह देऊर कोना सन्ना के पास है। वो टेम्पल, कुछ लोग 2-3 तरह के ओपिनियंस मैंने सुने हैं। कुछ टेम्पल्स मानते हैं, कुछ उसको खाद्य सामग्री भंडारण के लिए यूज़ करते थे। तो वो पूरा भी मतलब एक तरफ से टूट गया। एक्चुअली बिजली गिरी थी ऐसा सुना है, 1991 या 90 में उस टाइम पे बिजली गिरी थी, तो वो टूट गया था। बट उसमें जो पत्थर है और जो नक्काशी है वो सिमिलर टू आपका डिपाडी की तरह वो लगता है, और डिपाडी से क्लोज भी है। अच्छा। तो पॉसिबल है कि उस एरा की वो होगी, देऊर कोना होगा। तो ये तो हम भैया टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। और अगर जैसे रुकना है हमें तो कहाँ पर रुक सकते हैं, या कोई कैंप साइट जो यहाँ पर डेवलप है? रुकने के लिए अभी जशपुर में एक तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का सरना रिजॉर्ट करके है, वो वहाँ एक रुकने की व्यवस्था है। फिर हम लोगों ने शुरू किया है देश देखा हिल कैंप के नाम से। देश देखा के चोटी पे कैंपिंग की व्यवस्था अभी हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पे आप प्राइवेट होटल्स वगैरह भी हैं, और अभी बहुत जगह पे वी आर प्लानिंग की हम लोग होम स्टेज और बाकी बर्ड हाउसेस ये सब करके थोड़ा सा और हम लोग अकोमोडेशन को और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं तो पूरा लोकल फूड ही खिलाते हैं? देखिए हम लोग का ये है कि लोकल फूड हम देते हैं, खिलाते हैं, बट वो मिक्स होता है, मतलब ट्रेडिशनल फूड भी रहेगा और लोकल फूड भी रहेगा।
क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमारा जो पैलेट है, टेस्ट पैलेट, वो एक अक्वायर्ड टेस्ट हमारे पास पहले से ही है। हम जो रेगुलर खा रहे हैं, हमको कई बार वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमको लगता है कि हम खा नहीं पाए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि लोग लोकल भी टेस्ट करें हाँ। और कंफर्टिंग भी फूड जो उनका खाना है, जो वो खाते हैं रेगुलर, वो खाना भी लें। तो इससे क्या होता है कि हम एक बैलेंस बना पाएंगे कि उनके कंफर्ट का भी फूड हो जा रहा है, हम यहाँ के लोकल फूड भी उनको टेस्ट करा पा रहे हैं। तो ये मिक्स अप्रोच रहता है हमारा। जैसे आप टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है टूरिज्म को लेकर या वाइल्ड लाइफ को लेकर? टूरिज़्म जो जशपुर का हम लोग सोच रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से हम लोग एकदम मास टूरिज़्म की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, एकदम सस्टेनेबल वे में जाना चाहते हैं। और जितने जितने मतलब यहाँ सबके लिए कुछ एडवेंचर लवर्स के लिए एडवेंचर वाली चीज़ें हैं, रिलीजियस अगर उनको देखना है तो रिलीजियस चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल देखना है तो आर्कियोलॉजिकल हैं, वाटरफॉल्स इतने सारे, मतलब मोर देन 20 वाटरफॉल्स हैं पूरे ज़िले में। तो हम चाह रहे हैं कि सबके हिसाब से हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। कुछ तो हमारे डिफाइंड सर्किट्स हैं भी। अच्छा। तो उसके हिसाब से ही हम लोग सर्किट पे हम लोग को क्या क्या बेसिक चीज़ें रहेंगी, लोगों की नीड्स, लोगों की बुकिंग करने से लेके उनके जाने तक जो भी नीड्स रहेंगी वो केटर हम करना चाह रहे हैं। उसके लिए प्लान चल रहे हैं, सर्किट वाइज हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट, वाटरफॉल या पिकनिक स्पॉट, ऐसा कौन कौन सी जगह है, कुछ बताइए भी। सब मेरा फेवरेट है धनगरी। हाँ। एक्चुअली धनगरी पहले उतना हाईलाइटेड नहीं था। हाँ। तो मुझे 1-2 वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल के बारे में एक फॉरेस्ट के हैं जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने बताया था। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना चालू किया, हम लोगों ने वहाँ एक्सप्लोर करना चालू किया। तो धनगरी इतना प्यारा है ना, इतना ब्यूटीफुल है, तो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। धनगरी के अलावा आपको राजपुरी वाटरफॉल है, रानीदा वाटरफॉल है, मकरभजा वाटरफॉल है। उसके बाद आपको कैलाश गुफा के पास एक वाटरफॉल मिलेगा। उसके बाद इधर आप आएंगे तो छोटे छोटे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं। चिरचिरी वाटरफॉल है, मतलब ऑलमोस्ट 18 से 20 वाटरफॉल आपको मिल जाएंगे जो अभी तक हैं फाइंड जो नाम में है। बाकी उसके अलावा अगर आप एक्सप्लोरिंग नेचर के हैं तो बहुत सारे और एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे जो जिनको अभी तक कोई देखा नहीं है जी। बहुत सारे, मतलब वाटरफॉल्स का गढ़ कह सकते हैं। जैसे भी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम प्लेसेस रहता है या बहुत अच्छा नहीं रहता है, पर उसको इतना प्रमोट करके दिखाते हैं, पर हमारे पास वो है, उसके बाद भी हम उसको अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं या टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है बाहर को लेकर या यहाँ को लेकर? बहुत जगह घूमा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि एक अलग फ्लेवर है यहाँ छत्तीसगढ़ में। हाँ। आप किसी भी चीज़ में जाइए, कल्चर आप एकदम बस्तर से लेके आप सरगुजा चले जाइए, आपको डिफरेंट कल्चर मिलेंगे। आर्ट फॉर्म्स इतने सारे हैं, इतने प्यारे प्यारे आर्ट फॉर्म्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ है। बट थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम बाकी राज्यों से आगे नहीं है, ये बोलना चाहूँगा, खासकर प्रमोट करने में। हाँ। प्रमोशन, क्योंकि अब नया राज्य बना, उसके बाद थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ में प्रमोट होने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से अब जिस तरह से यहाँ के लोकल लोग, जो लोकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं एक तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से जो आप लोग, आपके टाइप के लोगों की वजह से जो यहाँ के जो चीज़ें हैं वो अब पूरे देश और दुनिया में फैल रही हैं। तो ये धीरे से ही होगा, बट मेरे को यकीन है कि छत्तीसगढ़ आगे चल के कुछ सालों में डेफिनेटली इंडिया के हॉट डेस्टिनेशन में से एक रहेगा। आपका कोई एक्सपीरियंस जो अच्छा या बुरा ऐसा कुछ है तो बताइए। मैं एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है मुझे। मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गया था, टूरिज्म पे ही था। आनंद करके एक शहर है गुजरात में। तो हम लोग कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पे एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे वहाँ पे। सबका रिएक्शन थोड़ा बहुत अलग था। क्यों? छत्तीसगढ़ के नाम से। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनको ये धारणा है, स्टीरियोटाइप बोल लीजिए, कि वो
छत्तीसगढ़ को एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन हो सकता है। इनफैक्ट एक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, वो एमपी से हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि अरे यार कहाँ तुम लैंडमाइन में टूरिज्म करने की कोशिश कर रहे हो। लैंडमाइन लैंडमाइन में हाँ तो अब बड़े हैं, मैंने ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं उस वक्त। मैं बोला कि समय बताएगा, समय जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बट उसके 6-8 महीने बाद उनका मैसेज आया मेरे को और उन्होंने बोला कि भाई छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने बहुत जगह देखा है बट तुम्हारे माध्यम से जितनी चीज़ें मेरे को दिखती हैं, तो मैं जो बोला था वो गलत बोला था भाई। और बहुत पोटेंशियल वाली जगह है, बहुत जल्दी इसका नाम बहुत आगे रहेगा पूरे देश में छत्तीसगढ़। तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा लगा था भाई। किसी के माइंडसेट को अगर आप चेंज कर पाए मतलब तो बहुत अच्छा फील होता है। और मतलब ये उस वक्त जवाब ना देख करके मैंने शायद सही किया था कि समय जवाब देगा। समय जवाब दिया उनको और लिटरली वो फिर उन्होंने कॉल भी किया मुझे और बोला कि भाई जो प्लेसेस है ना बहुत शानदार है, तो जितने फोटोज वीडियोस पोस्ट करता है उससे समझ में आ रहा है तू सही लाइन में, तू सही कर रहा है, तो बस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्टार्ट एक बुरे तरीके से हुआ था बट एंड बहुत अच्छा हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का कि अगर आप छत्तीसगढ़ को टूरिज्म के नज़रिए से देखते हैं तो कैसा है हमारा छत्तीसगढ़? अगर मैं किसी दूसरे देश में भी होता तो मैं कोशिश करता छत्तीसगढ़ आने की, क्योंकि आपको जो रिच कल्चर है, आप कहीं भी चले जाए मतलब कल्चर वाइज आप देखेंगे ना तो आपको बहुत बस्तर कल्चर का गढ़ है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में मतलब तो रॉ फॉर्म में उन लोग अभी भी हैं, हर चीज़ें हैं उनकी रॉ फॉर्म में। उनका आर्ट इतना प्यारा है। आप नेचर देख लीजिए, नेचर बहुत प्यारा है। वाइल्ड लाइफ के लिए आप वाइल्ड लाइफ में जाएंगे, आप कांगेर वैली आप अगर नेशनल पार्क आप जाते हैं तो इतना प्यारा है नेशनल पार्क को, आपको उसमें बहुत सारी बेहतरीन स्पीशी को देखने को मिलेगा। आप सरगुजा आ जाएंगे, सरगुजा में बहुत सारे वंडर्स हैं, सीता बेंगरा है, बहुत सारी है गुफाएं हैं। इनफैक्ट अभी आप आर्ट के क्षेत्र में अगर आप सोनाबाई जो हैं उनका आर्ट फॉर्म है, अवॉर्डेड आर्ट फॉर्म इतना प्यारा है, मिट्टी का जो क्लिफ मतलब रिलीफ वर्क करती हैं वो बहुत शानदार है। मतलब आप एक विधा चुनिए, टूरिज्म का एक सेक्टर चुनिए, हमारे पास उसका बेस्ट वर्जन है अवेलेबल। चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे बाकी चीज़ें हैं। जसपुर को तो 7 दिन में घूम सकते हैं, अगर छत्तीसगढ़ को घूमना है तो कितने दिन में घूमेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हर जिले में जैसे जैसे थोड़ा सा टूरिज्म कल्चर डेवलप हो रहा है यहाँ पे, हर जिले में एक नया कुछ इंटरेस्टिंग आपको सुनने को मिलेगा। हर जिला में खजाना भरा हुआ है। मेरे को अगर आपको पूरा छत्तीसगढ़ घूमिए, अधूरा घूम ही नहीं सकते आप। पूरा घूमना है ना तो आपको मल्टीपल ट्रिप्स करने पड़ेंगे, एक बार में होगा नहीं। या तो आप काफ़ी टाइम के लिए आइए तभी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार 2-4 दिन और होता, थोड़े दिन और होते तो और अच्छे से घूम पाता। तो बट हाँ वही है, आइए शुरू कीजिए, क्योंकि एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी शुरू कीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी यहाँ के जो वंडर्स हैं, हमारे जेम्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनको आप विजिट कर पाएँ, देख पाएँ और उसका आनंद ले पाएँ। क्या माइंडसेट के साथ छत्तीसगढ़ आना चाहिए? माइंडसेट के साथ मतलब मैं एक्चुअली माइंडसेट बताऊंगा नहीं, बट मैं जो फील करता हूँ कहीं भी जाने से पहले तो वो बताऊंगा। मैं मतलब एकदम ओपन रहता है मेरा दिमाग, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। कहीं भी जा रहा हूँ कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, ये जगह ऐसी होगी वैसी होगी, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। क्योंकि जब आप बिना एक्सपेक्ट किए जाते हैं ना और जो चीज़ फिर मिलती है ना, उसकी खुशी वो बयां नहीं हो सकती। आप दुनिया भर के रिसर्च कर लेंगे, आप देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, उसके बाद आप पहुँचेंगे ना तो वो मज़ा नहीं है। आप अगर बिना एक्सपेक्टेशन के जाएं और एक्सपीरियंस करने जाएं, आप देख भले सकते हैं, आप देख बहुत जगह सकते हैं, अलग अलग माध्यम से देख सकते हैं, बट आप किसी जगह पे जा रहे हैं ना तो उसको फील कीजिए, उस जगह को, उस जगह को एक्सपीरियंस कीजिए, उस कल्चर को एक्सपीरियंस कीजिए, उस नेचर को एक्सपीरियंस कीजिए। और माइंडसेट यही होना चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो माइंडसेट
एक्सपीरियंस करने को होना चाहिए, विजिट करने का नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस करने का माइंडसेट से आएंगे ना तो आप कभी निराश होकर नहीं जाएंगे। जैसे कई लोग एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लेके आए रहते हैं, तो कभी आप ऐसा टूर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जसपुर या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऐसा कोई टूर कर रहे हैं जहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके गए हैं और उससे कहीं ज़्यादा मिला है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किए हैं क्या आप? कांगेर वैली नेशनल पार्क में वो विजिट किया मैंने, वहाँ की गुफाएं विजिट की, दंडक केव जो है, मतलब वो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस लगा। मैंने केव ज़्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं था, बट वहाँ जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब इनफैक्ट दंडक के अलावा भी जो केव्स हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता है वो। मतलब सच में मैंने एक्सपेक्ट किया था चलो ठीक है केव देखेंगे, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट है केव देखना है, ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट मैं जब वहाँ पहुँचा तो मतलब वो जगह एकदम मज़ेदार थी। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क एक जैम है, वाटरफॉल्स, नेचर, वाइल्ड लाइफ सब कुछ है वहाँ पे, तो वो एक जगह है, डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और अगर एज अ टूरिस्ट आप आते हैं तो टूरिस्ट बन के मत आइए, एक ट्रैवलर बन के आइए और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करिए। टूरिस्ट जो आता है वो केवल कुछ जगह को घूम के चले जाता है, पर एक ट्रैवलर जो है वो हर जगह जाता है, उस जगह को समझता है, वहाँ के लोगों को देखता है, हर चीज़ एक्सपीरियंस करता है। तो वो चीज़ मुझे सौरभ भैया में दिखा। तो बहुत ही बढ़िया आप ट्रैवलर हैं भैया, और मैं तो बोलता हूँ आप सभी भी ट्रैवलर बनिए, अपने जीवन में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लीजिए। और भी हम ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सौरभ भैया से जुड़ना चाहते हैं तो हम इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ट्विटर का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। थैंक यू भैया।